हेलो स्टूडेंट्स। हमारी चर्चा चल रही थी स्विट्जरलैंड की संघीय संसद की शक्तियों के विषय में। हमने देखा था कि स्विट्जरलैंड का संविधान व्यापक अधिकारों को प्रदान करता है संघीय संसद को। विधायी क्षेत्र में, कार्यकारी क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में उसको महत्वपूर्ण और व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। हालांकि उसके विधायी अधिकार असीमित नहीं है, क्योंकि उस पर सबसे बड़ा नियंत्रण जनता के अधिकारों का है, लोक निर्णय के अधिकार का, पहल की शक्ति का। इन सीमाओं के अधीन रहते हुए उसके द्वारा बहुत सारे अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। न्यायिक अधिकार जो उसे प्राप्त है वो विलक्षण है। बहुत हद तक वो कार्यपालिका को भी नियंत्रित करने में सक्षम है, और उसके जो वित्तीय अधिकार हैं वो लोक निर्णय के दायरे से बाहर है। यानी वित्तीय प्रस्तावों पर जो संघीय संसद ने पास किया है उन पर लोक निर्णय की मांग नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ हम ये देख रहे थे स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कैंटन्स को जो शक्तियां प्राप्त हैं, उस शक्तियों को निरीक्षित करने का, उनका निरीक्षण करने का अधिकार संघीय संसद को प्रदान किया गया है। जैसे कैंटन्स अपना पृथक संविधान बना सकते हैं, लेकिन उनके संविधान की जांच करके उनको स्वीकार करने का अधिकार फेडरल पार्लियामेंट के पास है। फेडरल पार्लियामेंट चाहे तो किसी कैंटन द्वारा बनाए गए संविधान को अस्वीकार कर सकती है। इसी प्रकार कैंटन्स दूसरे देशों के साथ संधियां कर सकते हैं, समझौते कर सकते हैं। ऐसा उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रावधान किया गया है। ये अधिकार कैंटन्स को प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा। लेकिन कैंटन्स विदेशों से जो संधियां करते हैं, जो समझौते करते हैं, उन संधियों का अनुमोदन संघीय संसद के द्वारा किया जाना आवश्यक है। जैसे आपने अमेरिका में देखा कि राष्ट्रपति जो भी संधियां करता है, उन संधियों की पुष्टि सीनेट के द्वारा की जानी आवश्यक होती है। वैसे ही स्विट्जरलैंड में कैंटन्स के द्वारा जो संधियां किए जाते हैं, जो समझौते किए जाते हैं, उनका अनुमोदन फेडरल पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। फेडरल पार्लियामेंट जब तक स्वीकार नहीं करेगी, तब तक कैंटन्स द्वारा की गई संधियां या समझौते वैध नहीं होंगे, उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए संसद सेना के प्रयोग का अधिकार भी रखती है। और इस संबंध में वो किसी भी कैंटन में अगर उसे ऐसा लगता है वहां शांति और सुव्यवस्था भंग हो रही है, तो वहां वो सेना भेज सकती है। अमूमन हर संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश में केंद्र सरकार को ये अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन केंद्र सरकार में ये शक्ति कार्यपालिका के हाथों में होती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ये शक्ति भी संसद को प्रदान की गई है, शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से। इस तरह से कैंटन्स के विषय में भी संघीय संसद को अधिकार प्राप्त है कि वो उनके मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, उनके संविधान का निरीक्षण कर सकती है, उनको उनकी जांच कर सकती है, उनके द्वारा की गई संधियों की जांच भी की जाती है उसके द्वारा। इसके साथ साथ कुछ अन्य अधिकार भी स्विट्जरलैंड की संघीय संसद को संविधान ने प्रदान किए हैं। जैसे संसद
स्विट्जरलैंड की बाह्य सुरक्षा, स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। अगर संसद को ऐसा लगता है कि किसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जिसमें स्विट्जरलैंड की तटस्थता को खतरा पहुंच सकता है, उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो सकती है या उसकी सीमाएं सुरक्षित नहीं रह सकती हैं, आक्रमण का खतरा बनता है, तो ऐसी स्थितियों में वो आवश्यक कानून बना सकती है ताकि उसकी स्वतंत्रता की, उसकी तटस्थता की और राष्ट्र की सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके। आंतरिक सुरक्षा के लिए भी वो आवश्यक कदम उठा सकती है। आपने देखा कि कैंटस में सेना भेज सकती है, उनके मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। इसके अलावा अगर पार्लियामेंट को ऐसा लगता है, फेडरल पार्लियामेंट को, कि सेना में कमी हो रही है, ऐसी स्थिति में वो हर नागरिक को आदेशित कर सकती है कि वो सेना में भर्ती हो, सक्रिय सैनिक सेवा का आदेश दे सकती है। राष्ट्र की सुरक्षा में अगर ऐसा करना वो आवश्यक समझती है, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार से प्राप्त हैं जो अमूमन किसी भी देश की विधायिका को, विधायी संस्था को प्राप्त नहीं होते। ये थी फेडरल पार्लियामेंट की शक्तियां और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य। हालांकि उसे जो शक्तियां प्राप्त हैं वो शक्तियां सीमित हैं। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि उसे व्यापक विधायी, कार्यकारी, न्यायिक और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन जहां तक व्यावहारिक स्थिति की बात है, व्यवहार में हम ये देखते हैं कि संघीय संसद इतनी शक्तिशाली नहीं है जितना शक्तिशाली संविधान निर्माता उसे बनाना चाहते थे। ऐसे विधायी क्षेत्र में अगर हम देखें तो उसकी शक्ति जनता के लोक निर्णय और पहल की शक्ति के कारण सीमित हो गई है। साथ ही वर्तमान युग में कानून निर्माण का जो काम है वो बहुत जटिल प्रकृति का है, क्योंकि आज हम तकनीकी प्रौद्योगिकी युग में रह रहे हैं जहां पर जनता की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, परिस्थितियां बहुत जटिल हैं। उन जटिल परिस्थितियों के समाधान के लिए कानून निर्माण हेतु बहुत ज्यादा तकनीकी जानकारी की जरूरत होती है और जो कांग्रेस सभा के सदस्य होते हैं वो चूंकि चुनाव जीत कर आते हैं, फेडरल असेंबली के जो सदस्य होते हैं वो चुनाव जीत कर आते हैं, और सभी देशों में ये देखा जाता है कि जो फेडरल असेंबली या विधायिका के सदस्य होते हैं उनके अंदर इतना ज्ञान नहीं होता, वो तकनीकी युग के अनुरूप कानूनों का निर्माण कर सके। ऐसी स्थिति में कानून निर्माण के क्षेत्र में पहल करने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाने लगा है। सभी देशों में तदर्थ व्यवस्थापन का विकास हुआ है, जिसके तहत व्यवस्थापिका केवल कानून की रूपरेखा बना देती है और उस रूपरेखा के तहत नियमों और उपनियमों को बनाने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। खासतौर से उस प्रशासनिक कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है जो अपना पद योग्यता के आधार पर कठिन प्रतियोगिता परीक्षाओं को पास करने के बाद ग्रहण करती है। स्विट्जरलैंड में भी कार्यपालिका की शक्तियों में विस्तार हुआ है और उसके साथ साथ विधायिका की शक्तियों में कमी आई है, ह्रास हुआ है। ये ट्रेंड दुनिया भर में चल रहा है, स्विट्जरलैंड भी इससे अछूता नहीं है। ज्यादातर विधेयकों की शुरुआत कार्यपालिका के द्वारा की जाती है और कार्यपालिका के प्रयासों से ही वो
विधेयक, वो कानूनी प्रस्ताव कानून का रूप ले पाता है। हालांकि जनता को पहल की शक्ति का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जनता को भी नेतृत्व प्रदान करने का कार्य, इस विषय में नेतृत्व देने का कार्य कि वो कानून का प्रस्ताव तैयार कर सके, कार्यपालिका के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। खासतौर से सत्ताधारी दल जो सदस्य कार्यपालिका में शामिल हैं, उनके द्वारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली का व्यवहार में कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लॉर्ड ब्राइस उसका बहुत उचित मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि स्विट्जरलैंड की संघीय सभा बड़ी ईमानदारी से कार्य करने वाली संस्था है, जो शांति तथा देश प्रेम से प्रभावित होकर अपने कार्य संपन्न करती है। यहाँ के सदस्य व्यर्थ में ओजस्वी भाषण नहीं देते, न ही उन भाषणों की प्रशंसा की जाती है, बल्कि व्यवहार में अपना कार्य कुशलता पूर्वक ढंग से संपन्न करने से ही संबंध रखते हैं। हालांकि ब्राइस का ये कथन पुराने संविधान के अंतर्गत जो फेडरल असेंबली स्थापित की गई थी उसके विषय में था, लेकिन ये कथन वर्तमान फेडरल पार्लियामेंट जो कि 1999 के संविधान के तहत स्थापित है, उसके विषय में भी उतना ही सच है। ये थी स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली। आपने उसका गठन देखा और उसकी शक्तियों से परिचित हुए।